टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इसके प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जिसमें कि हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए थे। और लास्ट, वैसे तो हम प्रोसेसेस पर हैं तो हम हमारे प्रोसेसेस को ही यहाँ पर मेंशन करते हैं कि बायोटेक में जो प्रोसेसेस हैं, कितने स्टेप्स में बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। 8 स्टेप हमने डिस्कस करे थे इसमें। सबसे पहला तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में आपको क्या करना है, वो हमने पहले, आपको पता है कि आपको पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल चाहिए, एक ऑर्गेनिजम्स चाहिए जिसके जीन को आपको आइसोलेट करना है। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए और प्लाज्मिड भी आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, क्लियर है। फिर उसका फ्रेगमेंटेशन करना है विद रिस्ट्रिक्शन सेंट्रोन्यूक्लियस एंजाइम्स, जिसमें आपका जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, पीस है, उसको आपको प्लाज्मिड के साथ में क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो सेम रेस्ट्रिक्शन सेंट्रोन्यूक्लियस एंजाइम्स वी विल यूज फॉर द कटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट एज वेल फॉर द प्लाज्मिड, ठीक है। इसके अलावा हमने फिर क्या किया था, उसको लाइगेट किया था। लाइगेट हम बाद में करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं आपके डिजायर्ड पीस ऑफ जो जीन है उसकी विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। फिर लाइगेट किया, लाइगेट करने के बाद में हमने बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, उसको जल्दी से कोई बताएगा मुझे। लाइगेट करने के बाद में हमने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन किया था उसका रिकॉम्बिनेंट सेल्स में, और फिर हमने स्क्रीनिंग किया। अब आते हैं हम हमारे लास्ट प्रोसेस पे, जो बेसिकली क्या था, कल्चरिंग, है ना। कल की क्लास में हमने देखा था कल्चर ऑफ डिजायर्ड जीन, या हम यहाँ पर जो आपका ये जीन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्ट के लिए। कोई ना कोई तो प्रोडक्ट को एक्सप्रेस कर रहा होगा। तो कल हमने देखा था कि हम डायरेक्टली उस जीन को बहुत बड़े लेवल पे क्या नहीं कराते हैं, कल्टीवेट नहीं कराते हैं, कल्चरिंग नहीं कराते हैं। पहले उसको माइक्रोबियल यानी कि लेबोरेटरी लेवल पे करवाते हैं, छोटे लेवल पे, स्मॉल स्केल पे, और वो कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कल्चरिंग ऑफ डिजायर्ड जीन और डिजायर्ड प्रोडक्ट एट लार्ज स्केल। इंडस्ट्रियल लेवल की बात हो रही है अब, ठीक है। इसमें हमें पता है कि यहाँ बहुत बड़े लेवल पे कराने जा रहे हैं, और इस बड़े लेवल पे प्रोड्यूस कराने के लिए हमारे पास में प्लेट्स नहीं होनी चाहिए। अब माइक्रोबियल जब लेबोरेटरी में करवा रहे थे तो हम पेट्री डिशेस में करवा रहे थे, प्लेट्स में करवा रहे थे, या आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो प्लेट्स कुछ इस तरह से थी, है ना, इस तरह से आप क्या करवा रहे थे, उनको ड्रॉ आउट करवा रहे थे। अब ये प्लेट्स में तो हम मैक्सिमम कितना, या आप बेसिकली किस में करवा रहे थे, फ्लास्क में करवा रहे थे, या आप कल्चर ट्यूब्स में करवा रहे थे। तो इन सबका तो कितना होता है, मैक्सिमम 50 to 100 ml। हाँ, अगर हम फ्लास्क की बात करते हैं तो ये हो सकता है अप टू 500 to 1000 ml, बट नॉट मोर देन दिस अप टू दी लेबोरेटरी लेवल। लेकिन जब हम उसे लार्ज स्केल पे करवा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, लार्ज टैंक चाहिए, है ना, लार्ज टैंक, या हम इनको कह सकते हैं लार्ज वेसल्स चाहिए हमें, ठीक है। लार्ज टैंक या लार्ज वेसल्स, इनको जिनमें आप कल्टीवेट कराओगे, कल्चरिंग कराओगे एट लार्ज स्केल, इनको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होने वाला है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का कल्चरिंग होने वाला है, बायो प्रोडक्ट्स का। तो इसीलिए इनको बोला जाता है, या तो हम बोलते हैं बायो रिएक्टर, या इनको कहा जाता है फर्मेंटर, ठीक है, फर्मेंटर या बायो रिएक्टर। इनके अगर हम साइज की बात करते हैं तो 10,000 लीटर तक से, 10,000 लीटर से लेकर के 20,000 लीटर तक का इनमें हम क्या करा सकते हैं, प्रोडक्शन करा सकते हैं। 5,000 तो कोई बच्चा आया है शायद, हाँ, ठीक है, इतने तक का हम इनमें क्या करवाते हैं, कल्चरिंग करवाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये बायो रिएक्टर है या जो बायो फर्मेंटर्स हैं इनको क्या कहते हैं। तो देयर व्हाट दीज आर, इनकी बात हो रही है भाई, इनके बारे में लिख रहे हैं अब हम, ठीक है। ये क्या है, बड़े बड़े अब कह सकते हैं मशीन हैं जो बेसिकली क्या करने वाले हैं, आपके कल्चर को कन्वर्ट करने वाले हैं, आपके डिजायर्ड जीन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे यही लिखेंगे, द लार्ज, they are bioreactors, they are large tank or vessels, ठीक है, which convert raw material यहाँ पर ये है, ठीक है,
रॉ मटेरियल किसमें करेंगे, इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट में, इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट में। रॉ मटेरियल को डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे और बड़े लेवल पे करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज के वेसल्स हैं, एट लार्ज स्केल, ठीक है। या हम इसे कह सकते हैं ये सारा काम अब आप एक इंडस्ट्रियल लेवल पे करने जा रहे हो, इंडस्ट्रियल स्केल पे करने जा रहे हो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बायोरिएक्टर्स कहते हैं। अच्छा, हम क्या क्या डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, मीन्स व्हाट दे मे बी डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। ये जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हैं आपके, जिनको आप इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस करवा रहे हो, वो क्या हो सकते हैं, दे मे बी एंजाइम्स, वो कोई एंजाइम हो सकते हैं, वो कोई वैक्सीन हो सकती है, वैक्सीन्स, ठीक है, या वो कोई एंटीबायोटिक हो सकते हैं, दे मे बी ऑफ एनी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स, या कोई हार्मोन्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल भी बताया था, इंसुलिन, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हैं वो बेसिकली आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अब हमें पढ़ना है इन बायोरिएक्टर्स के बारे में। बेसिकली ये जो बायोरिएक्टर्स हैं ये क्या है, हमने पता कर लिया। कितने टाइप के बायोरिएक्टर्स होते हैं, मोस्ट कॉमन, कौन बच्चा आया है अभी, अच्छा, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो बायोरिएक्टर्स होते हैं बेटा, वो बेसिकली स्टिर टाइप बायोरिएक्टर या स्टिर टाइप फर्मेंटर होते हैं। ये रब कर दूं मैं स्टूडेंट्स, मैं ये रब कर दूं बोर्ड को, मैसेज मत करिए, मैं बोल रही हूँ, आप हाँ या ना कर दीजिए। अच्छा, रब कर दूं, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट फर्मेंटर्स और अबाउट बायोरिएक्टर्स, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं ये, और क्या, किस तरह से इनमें अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन कराते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कल हमने देखा था कि जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो आप दो तरह से ऑब्टेन करा सकते हैं, यानी कि उसमें आप या तो होमोलोगस होस्ट को यूज कर सकते हैं या हेटेरोलोगस होस्ट को यूज कर सकते हैं। आप मुझे बताइए विच वन विल बी द बेस्ट होस्ट फॉर कल्टिवेटिंग ऑफ योर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स एट लार्ज स्केल। आप बता सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि अगर आप कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करा रहे हैं तो उसमें आपका कौन सा बेस्ट होगा, होमोलोगस होस्ट होगा या हेटेरोलोगस होस्ट होगा। कैन एनीवन गिव मी द आंसर? जल्दी से टाइप मत करना, मैसेज मत करना, आई विल नॉट बी एबल टू सी दैट योर मैसेज। प्लीज मुझे बताइएगा, कोई भी माइक अपना अनम्यूट करके, गर्ल्स बॉयज में से कोई भी, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। इंडिविजुअली नाम लेकर के मुझे नोट करना है क्या? हेटेरोलोगस, प्रतीक ने बताया है, और मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा मैसेज मत करो, बट आप स्टिल मैसेज करो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे रहिए, ठीक है। हेटेरोलोगस, कोई बच्चा आया है, ठीक है, हेटेरोलोगस होस्ट सेल, हमें पता है ना हेटेरोलोगस होस्ट सेल क्या है। सपोज दैट ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है जिसको आपने आइसोलेट किया है ह्यूमन बॉडी से, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से। इसका डिटेल हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी से डीएनए आइसोलेट किया, उस डीएनए में ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। दिस इज व्हाट, दिस इज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। और इस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को आपने वेक्टर में कंबाइंड कराया। दिस वन इज सपोज PBR322, मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिख रही हूँ, वेक्टर अब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड अबाउट ऑल द थिंग्स। ये वेक्टर है, इस वेक्टर के साथ कंबाइंड करके आपने इसको बना दिया क्या, ये है सपोज ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है। आपने इसको बना दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू एस्चेरेशिया कोलाई, ई कोलाई सेल में। तो यहाँ पे देखिएगा इस इकोलाई सेल के पास में ये है, सपोज ये वो इकोलाई सेल, ठीक है, इसके पास आपका ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया और ये इसका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है। इस इकोलाई के पास पहले नहीं था इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, अब आ गया है, ठीक है।
होमोलोगस होता तो क्या होता, हम इसको किस में करते, ह्यूमन सेल में, हमें पता नहीं चलता इसका एक्सप्रेशन, है ना। अब हमें पता चलेगा कि इकोलाई सेल के पास में इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन नहीं था, बट नाउ दिस इकोलाई आफ्टर ऑफ गेनिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू इट, वो क्या करेगी, अब एक्सप्रेशन होगा, अब क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। अच्छा, एक्सप्रेशन किसका होगा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होगा। सपोज ये ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल है, इसका एक्सप्रेशन होगा, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए से यहाँ पे जो प्रोटीन बनेगी, जल्दी से नाम बताइए, इस प्रोटीन का हम क्या नाम देंगे। ऑब्वियसली आप बोलोगे तो कोई पूछने की बात नहीं, कोई भी बता देगा, इस प्रोटीन का नाम भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होगा। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि इसको ह्यूमुलिन कहा जाता है, पढ़ेंगे हम क्यों और कैसे कहा जाता है। तो हेटेरोलॉगस जो होस्ट होगा, आपको उस पर टिक करना होगा हमेशा, कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर जो हमारे ये इकोलाई सेल है, ये सारा काम आप कर चुके हो आरडीटी में, आपको ये इसका कल्चरिंग कराना है, इस इकोलाई का विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप जा रहे हो कल्चरिंग कराने एट लार्ज स्केल, एट इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, अब किस में करवाएंगे हम इसका लार्ज स्केल कल्चरिंग, हमें पता है, अभी तो हम पढ़ रहे थे, बायोरिएक्टर में करवाएंगे। किस में करवाएंगे, बायोरिएक्टर में या फर्मेंटर में। ठीक है, और जब ये इसकी मल्टीपल कॉपीज बहुत बड़े लेवल पे बायोरिएक्टर में बनेंगी, उसके बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को आइसोलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं कैसे काम करते हैं। भाई इतना तो हमें पता है, लार्ज है, बड़े टैंक हैं, बड़े वेसल्स हैं, जिसमें हम हमारे जो रिकॉम्बिनेंट होस्ट है उसको कल्टीवेट करवाते हैं टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट, टू ऑब्टेन द डिजायर्ड जीन और डिजायर्ड फ्रेगमेंट। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या कराते हैं, क्योंकि ये बायोरिएक्टर हमारे रॉ मटेरियल को, इस वाले मटेरियल को, ये जो है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, डिजायर्ड पीस में, इसमें कर देगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन में। कौन आया अब, इतने लेट तक आप लोग आ रहे हो, है ना। बायोरिएक्टर में ये सारा काम होगा। तो इस बायोरिएक्टर में बेसिकली होता क्या है, कैसे वो रॉ मटेरियल को आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, कैसे वो इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है। बिकॉज हम यहाँ पर इस सेल को ग्रोथ करवाने के लिए सारी कंडीशंस देंगे, ऑप्टिमम कंडीशंस देंगे। हमें पता है इकोलाई, है ना, बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम पीएच की बात करते हैं, कितने पीएच पर बैक्टीरिया अच्छे से सर्वाइव करते हैं, न्यूट्रल पीएच पर। ठीक है, यानी कि 7.4 या 7.5 या 7 से लेकर के 7.9 तक की रेंज में ये अच्छे सर्वाइव करते हैं। टाइमिंग्स की बात करी जाए तो नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं इनका टाइम होता है 24 to 48 आवर्स, लेकिन हमें पता है इकोलाई इज ओनली द बैक्टीरिया विच हैज द मिनिमम मीन डबलिंग टाइम या लेस मीन डबलिंग टाइम। कितना होता है, 20 मिनट्स ओनली, कितना होता है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस बायोरिएक्टर में किस तरह से वो ऑप्टिमम कंडीशंस हम प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि इसके पास में ऑलरेडी वो सारी कंडीशंस अवेलेबल होती हैं। एक तो हमने पढ़ा था कि लेबोरेटरी लेवल पे अगर हम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर रहे हैं, डिजायर्ड प्रोडक्ट को, तो हम उसको क्या करते हैं, प्लेट बनाई हमने, माइक्रो प्लेट बनाई हमने, जो पेट्री डिश है उसमें कल्चर लगाया या फ्लास्क में कल्चर लगाया, और फिर हम उसको इंक्यूबेट करेंगे इंक्यूबेटर के अंदर में। तो वहां पे जो इंक्यूबेटर इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इक्विपमेंट है, उसके पास में वो सारी कंडीशंस अवेलेबल होती हैं। पीएच आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, टाइमिंग्स आपको सेट करनी पड़ेगी, आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्यूबेट मेंटेन कर देगा इंक्यूबेटर जो होगा, क्लियर है, उसमें भी आपको सेट करना पड़ेगा। लेकिन बायोरिएक्टर में ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। चलिए हम यहाँ पर बायोरिएक्टर का एक डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स जो होते हैं उनको यूज किया जाता है एट इंडस्ट्रियल लेवल, और आप कह सकते हैं टू प्रोड्यूस टू ऑब्टेन योर डिजायर्ड प्रोडक्ट एट लार्ज स्केल। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर आते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं बायोरिएक्टर के बारे में, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है।
आपके स्टेट बोर्ड लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, या तो डायग्राम का आ जाता है, डिस्क्राइब करने के लिए आ जाता है, और नीट में इसमें से कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। तो वो हमें दोनों लेवल पे पढ़ के चलना है। बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर, अगर मैं बात करती हूँ कि जो मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर होता है, मोस्ट कॉमन टाइप, वो होता है स्टीयरिंग बायोरिएक्टर, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, ठीक है। बायोरिएक्टर नाम से ही पता चल रहा है बायोलॉजिकल रिएक्शंस चलने वाली हैं इसके अंदर में, इसलिए इसका नाम बायोरिएक्टर है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इज स्टीयरिंग बायोरिएक्टर, या स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। स्टीयरिंग टाइप या स्टीयरिंग बायोरिएक्टर, स्टीयरिंग टाइप कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर है बच्चों। ये जो स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर होता है ना, फिर ये भी आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। स्टीयरिंग जो टाइप बायोरिएक्टर है, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप बायोरिएक्टर, ठीक है। एक तो आपका बिल्कुल सिंपल होगा, तो जैसे हम बोलेंगे सिंपल, ठीक है, स्टीयर बायोरिएक्टर, सिंपल स्टीयर बायोरिएक्टर, ठीक है। और अगर हम दूसरे टाइप ऑफ बायोरिएक्टर की बात करते हैं सेकंड, तो वो है आपका स्पार्ज्ड, ठीक है, स्पार्ज्ड स्टीयर बायोरिएक्टर, स्पार्ज्ड स्टीयर टाइप बायोरिएक्टर, क्लियर है। मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर कौन सा है? स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर, जिसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो सिंपल टाइप और एक दूसरा स्पार्ज्ड टाइप, ठीक है। अब हमारे जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें सिंपल वाला गिवन है, ये हम पहले ये पढ़ेंगे, ये आपके लेवल पे नहीं, बस छोटा सा एक बता सकती हूँ, कभी कभी नीट में पूछ लिया जाता है। कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, दोनों में सेम डिफरेंस है, बस यहाँ पर जो हम एयर प्रोड्यूस, जो इनलेट के थ्रू एयर प्रोवाइड करते हैं बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन सप्लाइंग के लिए, वो बबल्स के फॉर्म में जाती है, जिससे ऑक्सीजन का जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर वो चीज नहीं होती है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं ये रब कर रही हूँ पूरा बोर्ड, और यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप के बायोरिएक्टर को ड्रॉ करूंगी, पहले सिंपल स्टीयर बायोरिएक्टर, ठीक है। ये बाकी का मैं रब कर रही हूँ ताकि हमें प्रॉपर अच्छे से स्पेस मिले, और हम देखेंगे कि किस तरह से बायोरिएक्टर जो है वो होता है। तो बायोरिएक्टर है, यहाँ पर हम बना रहे हैं सिंपल स्टीयर टाइप बायोरिएक्टर के बारे में, ठीक है। लार्ज है, कैसा होता है ये? सिलिंड्रिकल होता है और कर्व शेप में होता है, बॉटम और जो इसके टॉप लेयर होती है कुछ इस तरह से, लाइक दिस, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा ये इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से ये इस तरह से कर्व शेप में होगा, ऐसे ही यहाँ से इस तरह से होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, मैं इसे ऊपर से भी रब कर रही हूँ क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, हमें पता है कि हम बायोरिएक्टर बना रहे हैं, है ना। तो मैं ये पूरा रब कर रही हूँ और यहाँ पर लिख रही हूँ बायोरिएक्टर, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जिसमें आप सिंपल टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हो। तो ये है आपका बायोरिएक्टर, ठीक है। ये सिर्फ कैसा है, ये सिलिंड्रिकल है, और टॉप और बॉटम जो लेयर है वो कर्व शेप में आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ क्या होता है, इसके ऊपर पे, ठीक ऊपर पे क्या होती है, एक मोटर लगी होती है, ठीक है, यहाँ इस तरह से, ये है एक मोटर, या हम इसको मोटर को थोड़ा अच्छे से बना देते हैं इस तरह से, ठीक है, लाइक इन दिस वे। और ये है मोटर, और इस मोटर पे ऊपर में घड़ी लगी होती है, वॉच, टाइम सेट करने के लिए, ठीक है। ये इस तरह से, ये वॉच है, ये टाइमर है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, अगर बुक में देखोगे तो आपको ये टाइमर दिखेगा, ये मोटर लगी हुई है, ठीक है। और जो ये मोटर है, ठीक यहाँ से ही क्या है, कुछ ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है। मैं उनको अलग पेन से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये ब्लेड्स पूरे इस मोटर से टच होते हुए टॉप टू बॉटम रीजन तक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग नाम बोलेंगे हम इनका, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। ये इस तरह से अलग से बना रही हूँ मैं फिर से, ये इस तरह से
है इनके ब्लेड्स, ठीक है, शार्प ब्लेड्स होते हैं कुछ इस तरह से। एक दो बनाएंगे हम, ज्यादा नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये ब्लेड्स होते हैं इसमें। और ये इस तरह से पूरे सरफेस तक होते हैं। ठीक है, और ये हम एक और छोटा सा बना देते हैं इधर एट लास्ट। कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, इसमें पीएच कंट्रोलर भी होता है एक, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरह से दिखा देते हैं। देखिए ये ना पीएच एडजस्ट करने के लिए, सपोज करिएगा कि कोई मीडिया है जिसको एल्कलाइन कंडीशन चाहिए, कोई मीडिया है जिसको एसिडिक कंडीशन पे ग्रोथ करना है, कोई कल्चर है ऐसा जो एसिडिक और गलती से एसिडिक पे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड पे ग्रोथ करने वाला है या वीक एसिड पे ग्रोथ करने वाला है ना, आपसे वो एल्कलाइन मीडिया बन गया है, तो क्या करोगे, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा पीएच को। तो आपको यहाँ से वही सेम सॉल्यूशंस ऐड करने होंगे, है ना, आपको बेस या एसिडिक कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस वन इज पीएच इनलेट पाइप, ठीक है, पीएच इनलेट पाइप। आपको पीएच कंट्रोलर कहेंगे हम इसे। आप इसमें यहाँ पे पीएच के लिए सॉल्यूशंस ऐड करोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे ये क्या है, ये इसकी इनलेट पाइप है, ठीक है, दिस वन इज इनलेट पाइप। कौन सी वाली इनलेट पाइप है, जिसमें से आप अपने होस्ट को क्या करा रहे हो, इंट्रोड्यूस कराओगे। भाई जो आपका कल्चर मीडिया है वो भी तो आपको देना है, इकोलाई को ग्रोथ करवाने के लिए आपको मीडिया ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये है आपकी होस्ट विद कल्चर जिसमें वो ग्रोथ करेगी, इनलेट पाइप, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहां पे हम देखते हैं इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोलर भी होता है। टेम्परेचर, कुछ बैक्टीरिया या कुछ आपके होस्ट सेल हो सकते हैं 37 पे सरवाइव करें, ग्रोथ करें, अच्छा ऑप्टिमम ग्रोथ दें आपको। कुछ हो सकता है 45 पे देने वाले हैं, कुछ हो सकता है कि लेस देन 37। अगर वो कोई फंगस है तो आप उसे नॉट मोर देन 25 और 30 से ज्यादा नहीं लेके जा सकते हो, अगर कोई फंजाई ग्रोथ करने की, आपको कोई एंटीबायोटिक ग्रोथ करवानी है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, ये एक थर्मामीटर होता है इसमें, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, जिससे आप टेम्परेचर को कंट्रोल करोगे। सो दिस इज व्हाट, मैं टेम्परेचर कंट्रोलर लिख रही हूं यहां पर, या टेम्परेचर कंट्रोल सिर्फ इतना ही, लेकिन होगा क्या, एक्चुअल में ये थर्मामीटर होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एक यहां पर एक और इनलेट होगी, ठीक है, और वो जो इनलेट है बेसिकली ये, ठीक है, ये किसके लिए होगी, यहां पे कोल्ड वाटर ऐड करना है आपको, कल्चर में वाटर भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या है, कोल्ड वाटर इनलेट पाइप। फिर आपको अगर ज्यादा ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, वो ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो आपको निकालना भी पड़ेगा, है ना। तो यहां पर होगा क्या, यही सेम कोल्ड वाटर आउटलेट पाइप, ठीक है, इसको निकालना भी पड़ेगा, आउटलेट पाइप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आउटलेट पाइप है, कोल्ड वाटर को निकाल रहे हैं, पूरा इस तरह से साथ में होगी, ठीक है, इस तरह से इसको ये पूरी की पूरी क्या करेगी, वाटर जैकेट का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, वाटर जैकेट। कोई डाउट हो मैसेज मत करना, अब के मैसेज तो नहीं कर रहे हैं कोई, आप सिंपली पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, किसी ने कोई मैसेज नहीं किया है, चलिए ठीक है, ठीक।
अच्छा, इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक और क्या होगा, यहाँ पर एक और पाइप होगी इस तरह से, ठीक है, और यहाँ इसमें आप स्टेराइल एयर ऐड करोगे, स्टेराइल एयर। तो ये क्या है आपकी स्टेराइल एयर इनलेट पाइप, इनलेट पाइप ये। और यहाँ से आपके प्रोडक्ट जो निकल करके आएगा ये उसकी पाइप होगी, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल देंगे बेसिकली, आउटलेट फॉर प्रोडक्ट। दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर आउटलेट फॉर जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा वो यहाँ से आप कलेक्ट करते रहोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होगी इसमें, कोल्ड वाटर इनलेट के साथ साथ में हम इसमें क्या करते हैं, स्टेराइल स्टीम एयर भी देते हैं, स्टीम भी, जब साफ सफाई करनी होती है, कभी स्टेरिलाइजेशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और इसमें पाइप होती है, दिस इज व्हाट, ये है वो सपोज, ठीक है। और ये क्या होगी, स्टीम, ठीक है, एयर, स्टीम एयर है ये, इनलेट पाइप। और ये किसके लिए होगी, फॉर स्टेरिलाइजेशन के लिए, ठीक है। यहां तक बताइए, समझने में कोई डाउट है क्या किसी को? यहां तक ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका, मोटर है, वॉच है, वहां पे टाइमर है, एक तरीके से एक जगह से आप अपने कल्चर को ऐड करोगे, है ना। फिर जब कभी कभी बंद होता है, आपको पता है किसी भी इंडस्ट्री के एक टाइम पे हम उसे साफ सफाई करते हैं, स्टेरिलाइजेशन, उस टाइम पे प्रोडक्शन हाउस बंद कर दिया जाता है। तो उस टाइम पर प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि साफ सफाई, मेंटेन, स्टेरिलाइजेशन हमने पहले ही पढ़ लिया था प्रिंसिपल में ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। दो ही तो प्रिंसिपल हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक स्टेरिलाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस, तो बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो टाइम टू टाइम हमें ये स्टेरिलाइजेशन करना होता है। तो जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं वो यहाँ से करते हैं। और हमेशा इंडस्ट्रीज में जो स्टेरिलाइजेशन किया जाता है वो स्टीम प्रोसेस के थ्रू, मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन किया जाता है ना। आपको पता है ना, स्टीम की लेटेंट हीट नॉर्मल फायर से ज्यादा होती है, इसलिए तो उसमें चांसेस नहीं रहते हैं कि कोई भी उसमें जर्म्स या पैथोजन बचेगा, ठीक है। और साफ सफाई करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि भाई देखिए कल्चर मीडिया भी है, बैक्टीरिया आप दे रहे हैं, गलती से कोई अनवांटेड माइक्रोब्स अगर आ गया तो आपका पूरा का पूरा कल्चर खराब हो जाएगा, पूरा प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा, है ना। और मार्केट में जो भी सप्लाई होगी उस प्रोडक्ट की, हो सकता है कि उसको कंज्यूम करने से किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो चीज़ कंपनी रिस्क नहीं ले सकती। अगर ऐसा हो गया तो कंपनी पे ताला लग जाएगा, है ना। तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हर प्रोडक्शन हाउस अपने आप को 10 डेज, 15 डेज, मंथ में वंस टू ट्वाइस, जितना भी है डिपेंड करता है, वो स्टेरिलाइजेशन कराते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोल्ड वाटर इनलेट पाइप है, ठंडा पानी ऐड करना है कल्चर में टेम्परेचर के हिसाब से। अगर वो टेम्परेचर कूल डाउन टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर में बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रोथ करने वाला कल्चर है तो नहीं, अगर ज्यादा है, ज्यादा हो गया, सपोज ज्यादा ही डाउन हो गया टेम्परेचर, तो आप उसको निकाल दोगे, ठीक है। तो ये है आपका टेम्परेचर कंट्रोलर। ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका ब्लेड्स हैं, ठीक है, जिसमें ना हम इनके कुछ अलग अलग नाम बोलते हैं। देखिए जो कल्चर मीडिया फिल होता है ना, वो यहाँ तक फिल करेंगे आप, ये जो न्यूट्रिटिव मीडिया होगा आप, जैसे इकोलाई है, इकोलाई अगर किस वाले सेल में ग्रोथ कर रही है, मैकॉन की अगार मीडिया है, या कोई भी मतलब अगार मीडिया है आपका, ईएमबी है, तो उसमें बेसिकली ये हम पूरा फिल नहीं करते हैं। उसके पीछे का रीजन बताऊंगी। ये आपने यहाँ तक न्यूट्रिटिव मीडिया विद जो ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट होस्ट है उसके साथ फिल कर दिया, यहाँ तक, लास्ट वाले ब्लेड तक नहीं किया हमने, ठीक है। इनको हम क्या नाम देंगे, ये आप इनको एजिटेटर कह सकते हैं, या हम इनको स्टिर टाइप पढ़ रहे हैं ना, हम स्टिर ब्लेड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो STIR स्टिरर ब्लेड, या हम इनको एजिटेटर भी कह सकते हैं। देखिए वाटर यहां से है, सॉरी एयर आप यहां से ऐड कर रहे हो, वाटर यहां से ऐड कर रहे हो, तो वाटर और एयर दोनों का प्लस में जो न्यूट्रिटिव मीडिया है वो, और प्लस में इसमें जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल है वो, सबका क्या होना चाहिए, प्रॉपरली मिक्सिंग होना चाहिए। तो प्रॉपरली मिक्सिंग के लिए ये इस तरह से घूमते रहते हैं। जैसे ही मोटर ऑन किया आपने, मोटर ऑन करते ही ये सब ऐसे 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 घूमने लग जाएंगे, क्लियर है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करने लग जाएंगे, घूमने लग जाएंगे।
तो प्रॉपर मिक्सिंग के लिए होती हैं ये ब्लेड्स, ठीक है। ये किसके लिए होती हैं? फॉर प्रॉपर मिक्सिंग के लिए होती हैं। किसकी प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं? आपके ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को प्लस जो न्यूट्रिटिव मीडिया है उसको, प्लस आप इसमें जो एयर ऐड कर रहे हो उसको अच्छे से, ताकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई भी मिलती रहे। एयर को हम क्यों दे रहे हैं? ऑक्सीजन एक है मीडिया, है ना, अगर तो आप ऑक्सीजन की सप्लाई इजीली करोगे, मतलब सेल्स को मिलेगी, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सकें। ये क्या करेगा? देखिए, जब कोई भी चीज ना लगातार ऐसे 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 घूमेगी, यानी कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन फिल है, जो लिक्विड ब्रॉथ है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको अलग पेन से। ये जो हमने न्यूट्रिटिव मीडिया फिल किया है, ये क्या है? ब्रॉथ है। ब्रॉथ मतलब लिक्विड न्यूट्रिटिव मीडिया, ब्रॉथ है। तो ब्रॉथ का, और इसके अंदर होस्ट सेल हैं आपके डिजायर्ड, जिनके पास में आपका डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है, जीन है, फ्रेगमेंट है, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ये सारे प्लेट्स, रोटेट करके, मूविंग करके। जब वो लगातार ब्रॉथ ऐसे मिक्स होता रहेगा तो उसमें क्या होगा? उसमें झाग बन जाएंगे बहुत ज्यादा, है ना। और जब वो झाग बन जाएंगे, फॉर्म बन जाएंगे, तो आपको पता है ना उन बबल्स में क्या है? उन सभी झागों में एयर फिल है, ऑक्सीजन फिल है। तो अगर हम उन झागों को, उन फोम्स को ब्रेक ना करें तो भाई यहाँ तो फिर मीडिया में तो ज्यादा ऑक्सीजन आ गई है, सेल के पास तो सप्लाई कम होगी ना ऑक्सीजन की, तो हो सकता है कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उनकी डेथ हो जाए। और अगर उनकी डेथ होने का मतलब है कि आपका डिजायर्ड जीन जो है वो भी उनके पास है, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कम अमाउंट बनेगा प्रोडक्ट का। तो वो चीज को रिमूव करने के लिए हम इसको सिर्फ यहाँ तक फिल करते हैं, यहाँ तक, पूरा नहीं किया है। अच्छा, अब जैसे बबल्स बने, ठीक है, तो वो टच करेंगे इन वाले ब्लेड से, ठीक है, और ये ब्लेड लगातार उन फॉर्म्स को क्या करते रहेंगे? तोड़ते रहेंगे। क्लियर है? लगातार उनको क्या करते रहेंगे? तोड़ते रहेंगे। तो इसीलिए ये वाले जो हैं ये तो मिक्सिंग के लिए है, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए, और जो ऊपर वाले ब्लेड हैं इनको हम फोम ब्रेकर भी बोलते हैं, फोम ब्रेकर ब्लेड। कोई डाउट है यहां तक में किसी को? एक बार अपना माइक अनम्यूट करके कोई बच्चा बोलेगा। इनको हम बोलते हैं फोम ब्रेकर ब्लेड। ये क्या करेंगे? उनमें फॉर्म नहीं बनने देंगे इस पूरे के पूरे कल्चर में। और देखिए यहां से आप क्या करा रहे हो? न्यूट्रिटिव मीडिया विद होस्ट आपने एक बार ऐड कराया, उसके बाद आप कल्चर मीडिया को सिर्फ ऐड कराते रहोगे। यहाँ से जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है ना वो निकलता रहेगा ये, और फिर आप इस प्रोडक्ट को आगे प्रोसेसिंग के लिए लेके जाओगे, जो हम इसके बाद वाले स्टेप में पढ़ेंगे। प्लीज टेल मी, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से, हाँ या ना, जल्दी से। मैसेज टाइप कर रहे हो? नहीं है ना, चलिए ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़े हम यहाँ से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए ये जो बायोरिएक्टर में हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, ये दो तरह के का आप इसमें कल्चर मीडिया बना सकते हो। या तो ये कॉन्टिन्यूअस बायोरिएक्टर्स होंगे, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, दूसरा आपके बैच कल्चर या क्लोज्ड कल्चर टाइप होगा। क्लियर है? कॉन्टिन्यूअस में तो क्या है, आपने एक बार सप्लाई दी, फिर आप सिर्फ न्यूट्रिटिव मीडिया ऐड करते रहोगे, आपके सेल्स हैं, डिजायर्ड सेल्स के पास आपका प्रोडक्ट भी है, वो उसको खाना मिलता रहेगा, वो लगातार अपने आप को ग्रोथ करते रहेंगे, और जैसे जैसे वो ग्रोथ करेंगे आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है विद डिजायर्ड प्रोडक्ट वो भी आपका मल्टीप्लाई करता रहेगा, और आपको लगातार प्रोडक्शन होता रहेगा। ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस कल्चर, ठीक है। एक होता है हमारा क्लोज्ड कल्चर, या जिसे हम कहते हैं बैच कल्चर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं है? रब कर दूं मैं पूरा का पूरा बोर्ड, ठीक है। ये था स्टिर टाइप। सेकंड वाला मैं बता देती हूँ, बहुत शॉर्ट में बता देते हैं, जो हमने लिखा था ना स्पार्ड स्टिर टाइप, उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं ये रब कर देती हूँ पूरा, और जो सेकंड है स्पार्ड स्टिर टाइप, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इतना डिटेल नहीं करेंगे जितना हमने इसको किया है। उसमें सब कुछ सेम ऐसा ही रहेगा जैसा ये है ना, बस उसमें एक चीज ऐड हो जाती है, वो हम देखते हैं क्या। सो नाउ द सेकेंड वन इज स्पार्ज्ड स्टिर टाइप बायोरिएक्टर। ऐसा ही होगा, वो भी सिलिंड्रिकल होगा, है ना, बॉटम और जो टॉप होंगे वो कर्व्ड शेप में होंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे वो भी कर्व शेप में होगा, और
उसमें भी क्या होगी, वही सेम कहानी होगी, मोटर लगी होगी, टाइमर लगा होगा, है ना, और वही ब्लेड्स होंगे पूरे के पूरे इस तरह से, है ना, सब कुछ होगा, पूरा सब कुछ वही होगा जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा है। एक डिफरेंस होगा बस यहाँ पे, वहां जो हम स्टेराइल एयर प्रोवाइड करा रहे थे, है ना, वो बिल्कुल डायरेक्ट जा रही थी। इसमें जो हम स्टेराइल एयर प्रोवाइड कराएंगे, जो स्टेराइल एयर की जो पाइपलाइन होगी ना, वो कुछ इस तरह से होगी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि हमको क्लियर वे में दिखाई दे ये डायग्राम, ठीक है, इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह की हमें दिखाई देगी, यहाँ पर ऐसे होगी ये, और इसमें बीच बीच में क्या होंगे, होल्स होंगे, ठीक है, ये है आपकी ऐसे, इसमें ये होल्स होंगे बीच बीच में, होल्स, क्लियर है। ये है आपकी वही स्टेराइल एयर इनलेट पाइप, यही डिफरेंस था ना, वहां तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही बना दिया था, यहाँ स्टेराइल एयर इनलेट टाइप, बाकी सब कुछ पाइप, बाकी सब कुछ सेम है, कोई वो ब्लेड्स यहाँ पे होंगे, फोम ब्रेकर होंगे, बाकी के सब इसमें एजिटेटर होंगे, बाकी इसमें भी वही टेम्परेचर कंट्रोलर होगा, वाटर जैकेट बॉडी होगी, और आप होस्ट सेल को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक इनलेट पाइप यहाँ पे होगी, सब कुछ वही होगा, पीएच कंट्रोलर होगा, सब कुछ होगा। बस एक जो डिफरेंस जो नया है बस वो मैंने ड्रॉ कर दिया है, बाकी इसमें भी वही सेम न्यूट्रिटिव मीडिया आप ऐड करेंगे, सब कुछ कहानी वही है, ठीक है। ये जो इनलेट एयर स्टेराइल एयर इनलेट पाइप है, इसमें होल्स है, पोर्स हैं, यानी कि जब एयर यहाँ से जाएगी ना तो वो इन पोर्स से गुजर के जाएगी, इस तरह से एयर से इनसे होकर के जाएगी, है ना, वो जो एयर होगी। तो जब ये इस तरह से जाएगी ना तो ये क्या बनाएंगे, ये बबल्स के फॉर्म में जाएगी यहाँ पे, वहां तो बबल्स नहीं, वहां फॉर्म बन रहे थे, यहाँ पे एयर बबल्स के फॉर्म में जाएगी, और जब एयर बबल्स के फॉर्म में जाएगी ना तो यहाँ जो ये मीडिया होगा ये ऑक्सीजेनिक रिच मीडिया होगा, ठीक है। यानी कि ये जो बबल्स के फॉर्म में एयर हम क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एयर इनलेट में आप ये लिख देंगे इसके लिए कि एयर एंटर्स इन दी, इसमें एयर एंटर करेगी इसमें, इस टाइप ऑफ बायोरिएक्टर में, किस फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ बबल्स में, ठीक है, बबल्स के फॉर्म में वो एंटर करेगी। अच्छा, बबल्स के फॉर्म में ये एंटर क्यों कर रही है, क्योंकि हम यहाँ पर जो ऑक्सीजन डिलीवरी करा रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेगी, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देगी, क्लियर है, बबल्स, तो ऑक्सीजन डिलीवरिंग एयर, ठीक है, क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, यानी कि ये वाली जो एयर होगी ये क्या करेगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगी ऑफ न्यूट्रिटिव मीडिया, यानी कि सेल्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, उनको प्रॉपर वे में ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये क्या करेगी, इंक्रीजेस सरफेस एरिया। बस ये डिफरेंस है स्पार्ज्ड में, इसीलिए इसको बोला गया स्पार्ज्ड, ठीक है, स्टिल टाइप, और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, हाँ या ना, टाइम तो हुआ ही नहीं अभी, इतना जल्दी छोड़ के चले गए क्लास को, हैं, चलिए कोई बात नहीं है। अब हम देखेंगे चाहे वो स्टिर टाइप है या वो स्पार्ज स्टिर टाइप है, ठीक है, तो बेसिकली तो हमने पढ़ा क्या था, वही स्टिर्ड मोस्ट कॉमन, है ना, टाइप बायोरिएक्टर, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं आपको पता है ना, एक तो इसमें पीएच कंट्रोलर होता है, एक तो क्या होता है इसमें पीएच कंट्रोलर, सेकंड इसमें क्या होता है, पीएच कंट्रोलर के अलावा टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, टेम्परेचर कंट्रोलर या टेम्परेचर कंट्रोल कह सकते हैं इसमें। एक क्या होता है इसमें, इनलेट और आउटलेट पाइप होती है, आउटलेट पाइप दो होती हैं, आपको पता है ना, आउटलेट एक तो कोल्ड वाटर के लिए होगी, एक तो फॉर कोल्ड वाटर, और एक दूसरी आउटलेट होगी आपके डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन करने के लिए, दो ही तो पाइप बनाए थे हमने इसमें आउटलेट।
अच्छा, इनलेट में कितनी थी आप बताइए? इनलेट में एक तो आपके होस्ट के लिए थी, होस्ट विद कल्चर, है ना, होस्ट विद कल्चर के लिए थी एक पाइप। दूसरी स्टेराइल एयर को एंटर कराने के लिए थी, स्टेराइल एयर इनलेट पाइप थी। तीसरी स्टीम इनलेट पाइप थी, है ना, स्टीम इनलेट पाइप। फोर्थ कोल्ड वाटर इनलेट पाइप थी, कोल्ड वाटर इनलेट पाइप थी। ठीक है, और क्या क्या है इसमें आपको पता है? इसमें O2 डिलीवरिंग के लिए, सबके लिए हमने पाइप को कर दिया है। बेसिकली इसमें और क्या होते हैं? इसमें जो ब्लेड्स हैं, जो एजिटेटर्स हैं वो होते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लेड्स लिख दूं मैं, या एजिटेटर लिख दूं, या स्टिर्ड लिख दूं मैं, एजिटेटर ब्लेड। ठीक है, एजिटेटर ब्लेड थे और एक आपके फॉर्म ब्रेकर ब्लेड थे, फॉर्म को जो बनने नहीं दे रहे थे, फॉर्म ब्रेकर ब्लेड्स थे। ठीक है, तो ये है आपका किसके बारे में? हमें पता है कि जो एजिटेटर ब्लेड होते हैं, है ना, ये तो क्या करते हैं? अच्छे से मिक्सिंग करते हैं सॉल्यूशन की। मैं यहाँ पर इस पॉइंट को लिख देती हूँ, यहाँ से डायग्राम रब करने के बाद में इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो हमने देखा कि इतनी सारी चीज़ों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सारे, है ना, कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं ये, तब जाकर के एक कंप्लीट बायोरिएक्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टिर्ड टाइप बायोरिएक्टर है ये कैसा होता है? सिलिंड्रिकल शेप में होता है और बेस कर्व्ड शेप में होता है। ठीक है, सो सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा एंड कर्व्ड बेस्ड, सिलिंड्रिकल विद लिखिएगा, कर्व्ड बेस। ठीक है, ये इस तरीके का स्टिर्ड टाइप जो है, मोस्ट कॉमन टाइप जो है बायोरिएक्टर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें यानी कि फिर क्या होते हैं हमें पता है ना, यहाँ पे एजिटेटर ब्लेड्स होते हैं जो प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया की और आपके होस्ट सेल की, और जो आप वाटर एयर जो भी दे रहे हो उन सब की, ताकि प्रॉपर ईच एंड एवरी सेल्स विल गेट इन अ प्रॉपर अमाउंट। ठीक है, जो भी न्यूट्रिटिव मीडिया है उसको, तो ये किस में हेल्प करते हैं? हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ, हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ब्रॉथ। ठीक है, किसके साथ में हो रही है? ब्रॉथ में। ब्रॉथ में आपको पता है सब कुछ है, कल्चर है और एयर की। ठीक है, ताकि उस ब्रॉथ के अंदर, ब्रॉथ में आपको पता है ना क्या क्या है भाई? वाटर है ना, न्यूट्रिटिव मीडिया है जो सेल को ग्रोथ करने के लिए चाहिए, न्यूट्रिटिव कंटेंट है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और इसमें आपका होस्ट सेल है, होस्ट सेल कैसा वाला होस्ट सेल है? ये ट्रांसफॉर्म्ड है ना, और रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल है ये। तो ये तो ब्रॉथ में है, इसको ध्यान देना है आपको तो इसको ग्रोथ करवाना है ना, तो ये इसको खाएंगे, इसको पिएंगे, साथ में यहाँ से उनको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी। क्लियर है? तो ये था किसके बारे में? बेसिकली यहाँ पर बायोरिएक्टर के बारे में। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। हाँ जी, किसी को डाउट है क्या? हाँ या ना तो बोल दिया करो बच्चों। मैं रब कर रही हूँ फिर बोर्ड को आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अब क्या है, अब इसमें जो ग्रोथ होती है वो किस तरह से होती है, हमें बस ये चीज और देखनी है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से समझना। एक हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, एक ये ग्राफ है, ठीक है, इस तरह से। सपोज आपको पता है ये यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पे आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमने इकोलाई के लिए ड्रॉ आउट किया हुआ, इकोलाई के लिए। आपको पता है कि इकोलाई को ही हम ज्यादातर रिसर्च फील्ड में यूज करते हैं और रीजन्स के ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ये जो इकोलाई है क्या करेगी? सबसे पहले आप साइड में लेके चल रहे हो, बायोरिएक्टर में क्या करेगी? सबसे पहले जैसे ही आपने होस्ट सेल ऐड किया विद कल्चर मीडिया,
तो ये डिवाइड नहीं करेगी, ऐड हुई है, इनिशियल फेज है इसका, लैग फेज में आएगी। ठीक है, ये इस तरह से लैग फेज। ठीक है, हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, लैग फेज या इनिशियल फेज। लैग फेज में किसी भी, यानी कि हम इकोलाई की बात कर रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे हैं, कि लैग फेज में इकोलाई का जो ग्रोथ होगा वो बिल्कुल जीरो होगा, जीरो ग्रोथ होगी यहाँ पर। ठीक है, लैग फेज में कोई ग्रोथ नहीं है, बस आपने ऐड किया है मीडिया को विद होस्ट सेल। अब क्या होगा, अब इसको खाना पीना, यहाँ पे बायोरिएक्टर के अंदर तो चल रहा है सारा काम, खाना पीना अच्छे से मिल रहा है, तो वो एकदम से किस फेज में जाएगी, लॉग फेज में जाएगी। यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलेगी यहाँ इस फेज पे। इसे हम बोलेंगे लॉग फेज या तो एक्सपोनेंशियल फेज, या तो लॉग फेज या तो एक्सपोनेंशियल फेज। बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही है ग्रोथ। ठीक है, नेचर में क्या होता है, हम नेचर की बात करें या नॉर्मली जो आप लेबोरेटरी के अंदर में जब हम स्मॉल स्केल पे ग्रोथ करवाते हैं तो चारों फेज देखने को मिलते हैं। फिर क्या होता है, एक ऐसा फेज आता है कि अगर कॉन्टिन्यूसली सप्लाई नहीं करी जा रही है न्यूट्रिटिव मीडिया की, तो ये जो ग्रोथ होती है ये स्टेबल हो जाती है, ना तो घटती है ना तो बढ़ती है। स्टेबल कह दीजिए आप इसे, या आप इसे स्टेशनरी भी कह सकते हैं, स्टेशनरी फेज। स्टॉप हो जाएगी, कांस्टेंट फेज में आ जाएगी, कांस्टेंट, स्टेबल, स्टेशनरी कुछ भी कह सकते हैं। और फिर धीरे धीरे ये डिक्लाइन फेज में आ जाएगी। ठीक है, डेथ होना शुरू हो जाएगी, भाई खाना नहीं मिलेगा, कब तक जिंदा रहेंगे, कंपटीशन होगा उनमें आपस में, तो वो डिक्लाइन फेज आ जाएगा। नेचुरल तो होते हैं ये चारों फेज, ग्रोथ कर्व 12th, अभी इकोलॉजी में भी आप इसको पढ़ोगे अच्छे से, इसे हम बोलते हैं ग्रोथ कर्व। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ कर्व होता है ना नेचर के अंदर, वो यही होता है कि पहले उसका एक इनिशियल फेज होता है, फिर उसको प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं उसके सरवाइव करने के लिए, तो वो बहुत पीक पॉइंट पे होते हैं, लैग फेज पे होते हैं। और फिर अगर वो कंडीशंस प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट फेज में आते हैं, और अगर फिर भी नहीं बढ़ रही है वो कंडीशंस तो वो डिक्लाइन फेज में आ जाते हैं। क्लियर है? हमें क्या करना है, जब हम बायोरिएक्टर को इंडस्ट्रियल लेवल पे चलते हैं तो हमको इस ग्राफ को कहाँ पे स्टॉप करना होता है, यहाँ पे। ये कंडीशंस नहीं आने देनी होती है हमें इसमें। ठीक है, यानी कि लैग फेज तो एक बार जब आप ऐड करेंगे तो ये फेज तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको ये वाला फेज मेंटेन करके रखना है। ग्रोथ अच्छी होनी देनी चाहिए आपके जो होस्ट सेल है उसकी, ताकि आपको अपना जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है ना वो कॉन्टिन्यूअसली मिलता रहे लार्ज स्केल पे। तो ये वाला फेज हमें मेंटेन करके रखना होता है। क्लियर है? तो ये जो कंडीशन होती है, आपको यही वाला फेज अगर मेंटेन करना है तो इसे तो बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस कल्चर, कॉन्टिन्यूअस कल्चर या कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कल्चर। कॉन्टिन्यूअस कल्चर ये है जब आप उस बायोरिएक्टर में एक साइड जो इनलेट पाइप है वहां से आप कल्चर मीडिया ऐड करते जा रहे हो और आउटलेट पाइप से आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो निकलता जा रहा है। ये इंडस्ट्रियल लेवल पे ही होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये आपने मेंटेन किया है। कॉन्टिन्यूअस कल्चर इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है। एक और होता है, सेकंड वन इज दैट इज क्लोज्ड कल्चर सिस्टम, या क्लोज्ड फर्मेंटेशन बोल सकते हैं या क्लोज्ड कल्चर सिस्टम बोल सकते हैं। ये हम नेचर में देखते हैं, या तो नेचुरली अगर देखेंगे किसी चीज को, या मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आप डायरेक्टली इतने बड़े लेवल पे नहीं लेके आ सकते हो अपने डिजायर्ड जीन को, पहले आप उसको लेबोरेटरी लेवल पे टेस्टिंग कराओगे। तो लेबोरेटरी एक तो नेचर के अंदर और दूसरा लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, सपोज करिएगा आपने ये इकोलाई को लैब में ग्रोथ करवा रहे हैं विद योर डिजायर्ड पीस ऑफ जीन के साथ, और ये फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, जिसमें आपका कल्चर बना हुआ है सपोज, और वो जो कल्चर है वो इतना है 100 ml है, आप इसी पर टेस्टिंग कर रहे हो। इसी 100 ml लिक्विड ब्रॉथ में आपने इसको ऐड करा दिया है और आपने इसको कवर्ड करके अच्छे से कॉटन प्लग से रख दिया इंक्यूबेटर के अंदर में, ठीक है, विद ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ दिस इकोलाई। उसके बाद क्या होगा, आप ये 100 ml एक बार फिक्स कर चुके हो ना, बार बार तो नहीं ऐड कर रहे, आप लगातार तो नहीं ऐड कर रहे हो ना, तो जब तक इसमें मीडिया रहेगा लैग फेज पे आएगी शुरुआत में जो एक सेल है,
लगातार इसमें 100 ml है, वो अच्छे से इस वाले फेज को फॉलो करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी ग्रोथ पीक पॉइंट पे होगी और फिर क्योंकि इसमें बाद में कल्चर नहीं दिया गया, ये 100 ml जितने भी सेल्स थे उन्होंने कंज्यूम कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है। अब उनके पास में प्रॉपर खाना नहीं है खाने के लिए, तो वो कुछ टाइम के लिए स्टेशनरी फेज में आ जाएंगे, इस वाले फेज में आ जाएंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। और फिर भी अगर उनको खाने की सप्लाई नहीं दी जा रही है तो धीरे धीरे डेथ रेट आना शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो नेचर में या लेबोरेटरी या स्मॉल स्केल पे तो ये वाला सिस्टम चलता है। दिस वन इज बैच कल्चर सिस्टम। इंडस्ट्रियल लेवल पर हमें ये फेज को ही मेंटेन करके रखना होता है। सेकेंड वाला फेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये वाला फेज हमें क्या करके रखना होता है, मेंटेन करके रखना होता है। तो हम इस फेज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप मैक्सिमम कंडीशंस प्रोवाइड कराइए, फिजियोलॉजिकली और मेटाबॉलिकली कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस होस्ट सेल के लिए, तब आप इस फेज को मेंटेन कर सकते हो, है ना। आपको लगातार सप्लाई देनी पड़ेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस कल्चर या कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन। यहां तक में कोई डाउट है, बताइए जल्दी से। अब इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है, जो लास्ट स्टेप है, सॉरी नहीं, चलिए वेरी गुड। अब जो लास्ट स्टेप है ना, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार और फिर इस क्लास को आज दी एंड करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा चैप्टर, ठीक है। तो बेटा आपको याद रखना है कि जो कल्चर सिस्टम है, ये जो टाइप्स ऑफ फर्मेंटर है या टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर है, दो टाइप के होते हैं। एक में तो कॉन्टिन्यूअस जो इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज करे जाते हैं, दूसरे क्लोज्ड बायोरिएक्टर्स या क्लोज्ड फर्मेंटर्स जिनमें कुछ टाइम तक तो मतलब जिसमें आप सिंपली कह सकते हो यहाँ पे ना 4 फेजेस देखने को मिलेंगे आपके ग्रोथ को। क्लोज में 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ कर्व आपको देखने को मिलेंगे। लैग फेज होगा, लॉग होगा, स्टेशनरी होगा और डिक्लाइन फेज होगा। कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ 2 फेज होंगे, एक तो लैग फेज और एक दूसरा आपका हाईली मैक्सिमम ग्रोथ एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज, ठीक है। इसके बाद में टाइम हो गया क्या आपका? इसके बाद में जो बिल्कुल लास्ट स्टेप है, बहुत छोटा सा है, अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो भी इसी से रिलेट करता हुआ चैप्टर है। उसमें हम इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट है जो 8th स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं। दैट इज व्हाट, आपने ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या कराना है, ऑब्टेनिंग। ऑब्टेन तो कर लिया हमने, सॉरी। अब देखिए जो आपका प्रोडक्ट आया था ना, यहाँ पे आउटलेट जो पाइप थी उससे जो निकला था, सपोज उसके पास में इंसुलिन था, तो सिर्फ अकेला इंसुलिन तो नहीं होगा ना, उस इंसुलिन के साथ में जिस होस्ट सेल में आपने इसको कंबाइन कराया था वो सेल भी होगी, बैक्टीरियल सेल भी होगी। इसमें आपका कल्चर मीडिया भी आएगा ना कुछ, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका न्यूट्रिटिव मीडिया भी नहीं आएगा। यानी कि आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ साथ में अदर अनवांटेड प्रोडक्ट्स भी आएंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है। तो उसमें से क्या करना है, इस पूरे जो मिक्सचर आया है, प्रोडक्ट मिक्सचर के फॉर्म में आया है, इसमें से आपको सिर्फ इसको आइसोलेट करना है, सिर्फ इसको सेपरेट करना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्लियर है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो लास्ट है आपका ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट विद प्यूरिफिकेशन, है ना, विद प्यूरिफिकेशन। आगे से लिख रही हूं मैं इसको, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑब्टेन द प्यूरिफाइड डिजायर्ड प्रोडक्ट, इसको ऐसे भी करके लिखा जा सकता है, ठीक है। ऑब्टेन द प्यूरिफाइड डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो ये वाला जो स्टेप कराते हैं ना हम, आप ऐसे समझिए कि जो आपका ये प्रोडक्ट आया है ना, इस प्रोडक्ट को तो आपने इंडस्ट्री में लिया है, कंपनी के अंदर किया है, इस प्रोडक्ट को यहां से आप सीधा मार्केटिंग तक लेकर के जाओगे, है ना, मार्केटिंग तक, बेचने, लोगों तक पहुंचाओगे इस इंसुलिन को। उसके बीच में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उन सब को कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। आया समझ में, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखिए इस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के मेन जो स्टेप होंगे ना, वो तो 2 होंगे। एक तो बेटा क्या, जो एक तो सेपरेशन कराना है आपको इस मिक्सचर में से, इसको
ठीक है, सेपरेशन कराना है और इसके अलावा फिर इसको क्या कराना है, प्यूरिफाई कराना है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में लेकर के आना है इसको, है ना। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के मेन तो होते हैं 2 स्टेप, साथ के साथ लिखते जाइएगा, मेन 2 बेसिक स्टेप्स होते हैं। एक तो क्या, एक तो आपने सेपरेट कराया है, सेपरेशन कराया है अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम दिस मिक्सचर में से, और उसके बाद में आप प्यूरिफिकेशन करा रहे हो, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब बाकी के स्टेप क्या होंगे, ठीक है, हमने बोला है ना कि इसमें बाकी के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में कितने स्टेप्स होते हैं। इट इन्वॉल्व्स, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इट इन्वॉल्व्स क्या क्या। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेपरेशन कराया आपने, फर्स्ट सेपरेशन कराया है प्रोडक्ट का, है ना, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड आपने क्या कराया है उसका, सेकंड आपने प्यूरिफाई किया, बिल्कुल प्योर फॉर्म में आप उसको लेकर के आए, सब कुछ हटा दिया आपने, प्यूरिफिकेशन कराया, ठीक है। थर्ड आप क्या करेंगे, डायरेक्ट तो मार्केटिंग में नहीं ले जाओगे ना, कोई सामान बनाया, कोई प्रोडक्ट बना, हम डायरेक्ट मार्केटिंग थोड़ी ना कर देंगे उसकी, क्या पता वो खराब हो गया हो, तो उसकी हम पहले टेस्टिंग करेंगे। अगर कोई एंटीबायोटिक है, कोई वैक्सीन है ना, कोई एंजाइम है, कोई हार्मोन है, तो हम उसको डायरेक्ट ह्यूमन बॉडीज में नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते या ह्यूमन बींग्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले जो लेबोरेटरी स्मॉल जो लोअर एनिमल्स होते हैं उन पर टेस्टिंग कराई जाएगी, देखा जाएगा कि वो प्रोडक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है दोबारा से किया जाएगा, पर उसको आप मार्केटिंग में डायरेक्टली नहीं करा सकते हो, ठीक है। और अगर वो कर रहा है तब, तो थर्ड स्टेप क्या होगा, टेस्टिंग। टेस्टिंग किस पर करा रहे हैं हम, लोअर एनिमल्स पे करा रहे हैं, ठीक है। टेस्टिंग कराने के बाद में क्या होगा, बहुत सारी एजेंसीज हैं, वो उसको फाइनल प्रूफ कर देंगे, सर्टिफाइड कर देंगे कि नाउ इट इज ओके, आप इसे सप्लाई करा सकते हैं। तो टेस्टिंग के बाद में क्या होगा, सर्टिफिकेशन होगा उस प्रोडक्ट का, ठीक है, सर्टिफिकेशन। बहुत सारे जितने भी जैसे BIS वगैरह है, बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बोर्ड्स हैं, वो उसको सर्टिफाइड करेंगे कि हाँ ये सही है, यानी कि मार्केट में ले जाने के लायक है या नहीं है। फिर सर्टिफिकेशन के बाद क्या करेंगे, अब ऐसा थोड़ा ना कि ये एक प्रोडक्ट है हम इस प्रोडक्ट को ऐसे ही भेज देंगे, इसको भी तो प्रॉपर पैकेज करते हैं ना, और पैकेजिंग हम सबकी अलग अलग करते हैं, है ना, सबकी वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, कोई लिक्विड मटेरियल है तो उसके लिए हम कोई पैकेट्स का यूज करेंगे, है ना, या कोई अगर सॉलिड है उसके लिए हम प्लास्टिक या कार्डबोर्ड या पेपर्स यूज करेंगे, तो हम उनकी एक स्पेशल पैकेजिंग करेंगे, है ना। तो सर्टिफिकेशन के बाद उस डिजायर्ड प्रोडक्ट की पैकेजिंग होगी, और एट लास्ट पैकेजिंग के बाद आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो आप, ठीक है। पैकेजिंग के बाद हम क्या करेंगे, मार्केटिंग या सेल, बेच देंगे। तो पूरा ये जो काम था 8th वाला, इसमें ये आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी कि यहां से लेकर के और मार्केटिंग तक का जो भी प्रोसेस है उसके बीच में जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं उनको हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। आपके लेवल पे NCERT में बस ये 2 मेन स्टेप हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ योर डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द मिक्सचर प्रोडक्ट में से, ठीक है। और बीच में ये सारे स्टेप्स, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये भी इसी के स्टेप्स हैं। कोई डाउट है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ठीक है। नेक्स्ट कल की क्लास में जो हम करेंगे कुछ असाइनमेंट्स और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग मी।